हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर तुम भी क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो और 17 फेब को मैथ का पेपर देने वाले हो तो एक बार ये वीडियो पूरा देख के जाओ। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारे 80 में से पूरे 80 मार्क्स आएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक मैथ का वायरल पेपर है जो कि आपके एग्जाम में 100% ऐसे ही आने वाला है। 100% ऐसे ही आने वाला है। और अगर तुमने वीडियो को पूरा देखा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा और फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। तो एक बार कोड देख लेते, क्या है? 3522। ओके, ये हो गया नोट। इसका सेट 1 मैंने करा दिया है ऑलरेडी। आ जाइए सेट 2, जरा देखते हैं। नोट नोट पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। क्या बोल रहा है? प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 27 प्रिंटेड पेज। कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 27 प्रिंटेड पेज है या नहीं है, एक बार चेक करो। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन पेपर कोड आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगा। इसे आप क्या करना है, अपनी आंसर बुक में लिखना है। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 3, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। एक बार चेक करो कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन है या नहीं है। ये सब पहले चेक करने की चीजें हैं, चेक कर लेना है। नंबर 4, प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर द क्वेश्चन पेपर इन द आंसर बुक। अब ये जो सीरियल नंबर है ना, ये अपने को क्या करना है, आपको अपने आंसर बुक में लिखना है। किस कब? अटेम्प्ट करने से पहले। क्या अटेम्प्ट करने से पहले? तो आंसर बुक में कुछ भी लिखने से पहले इसको लिख लेना है। कहाँ? अपनी आंसर बुक में। ओके, नंबर 5 की बात करते हैं। 15 मिनट हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ने के लिए। पेपर आपका 10:15 से लेके 10:30 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। ठीक है, बोल रहा है विल रीड ओनली, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। एंड विल नॉट राइट एनी आंसर, और इस टाइम कोई भी आंसर नहीं लिखना है आपको अपने आंसर बुक में। तो नोट हमने समझ लिया। देखो, ये पेपर है और पेपर के लिए आपको पूरे के पूरे 3 घंटे मिलने वाला है और पेपर आपको 26 में ऐसे ही छपने वाला है। और पूरा देख लिया तो क्या होगा, आपके 80 में से 80 मार्क्स का पेपर है और मैं आपको आज 80 में से 80 पूरा कराऊंगा। 80 मार्क्स का पेपर है और मैं आज आपको 80 में से 80 पूरा कंफर्म कराने वाला हूं। तो एक बार इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन भी क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये देखो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है इसके। फर्स्ट बोल रहा है, रीड रीड दिस फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। कि इसको ध्यान से पढ़ो और स्ट्रिक्टली क्या करो, फॉलो करो इसको। तो इसमें आता है पॉइंट फर्स्ट। क्या बोल रहा है? दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 2, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये 5 सेक्शन में डिवाइड है। कौन से? ए बी सी डी और ई। 5 सेक्शन में, ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। 5 सेक्शन हो गए, लिखा हुआ भी है 5 सेक्शन में डिवाइड है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है, इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 18, 1 से लेके 18 तक क्या होने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, और 19 20 असर्शन रीजन बेस्ड के क्वेश्चन होंगे। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स अगर आपने इसके सही आंसर किए तो। पॉइंट नंबर 4, इन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर एक सही आंसर के लिए आपको, अगर आपने सही किया तो 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5, इन सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 to 31 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे होने वाले हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, कैरिंग 3 मार्क्स ईच। और एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलेंगे आपको? टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन सही किया तो। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है, इन सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 to 35 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे होंगे? लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन
होने वाले हैं। क्या बोल रहा है? और हर एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलेंगे? 5 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन कितने का होने वाला है? 5 नंबर का होने वाला है। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही हम। पॉइंट नंबर 7 क्या है? इन सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 36 टू 38 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होगा। आगे इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन। और आपको इसमें इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मिलेगी, सब में नहीं। आगे बोल रहा है देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। क्वेश्चन पेपर में कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है आपको। क्या है? इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। कैसे? टू सेक्शन इन सेक्शन बी, 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन बी में। ऐसे ही 2 क्वेश्चन इन सेक्शन सी, 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन सी में। एंड 2 क्वेश्चन इन सेक्शन डी, और ऐसे ही 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन डी में। एंड 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ई में, बट किस में? 2 2 मार्क्स वाले में। क्लियर है इतना? आगे बताता हूँ। पॉइंट नंबर 9 क्या है? ड्रॉ डायग्राम्स। अगर डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है तो नीट एंड क्लीन बनाओ। अगर पाई की जरूरत पड़ती है आपको तो 22/7 यूज करना है। ओके। पॉइंट नंबर 10, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहां से शुरू होता है अब अपना सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है? दिस सेक्शन हैज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन के लिए 21 मार्क्स होगा, मतलब टोटल कितने हो गए? 20 मार्क्स हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर है m एंड n, कैन बी एक्सप्रेस्ड। m की वैल्यू दी हुई है एंड n की वैल्यू दी हुई है। पूछ रहा है वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। x और y क्या है? प्राइम नंबर्स है। देन द एचसीएफ ऑफ m एंड n, तब m और n का एचसीएफ क्या होगा? तो रफ पेज लेके आपको अच्छे से समझाता हूं इसको मैं। देखो m की वैल्यू दी हुई है x⁻2 एंड y⁻5, ये है m की वैल्यू। ऐसे ही n की वैल्यू दी हुई है x⁻3 एंड y⁻2। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि कॉमन जो दोनों के पास हो। यहाँ x कितनी बार है? 2 टाइम्स है। यहाँ कितनी बार है? 3 टाइम्स है। मतलब 2 बार तो दोनों के पास है, तो x⁻2 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। y 5 टाइम है, y 2 टाइम है, मतलब कॉमन क्या है? 2। नहीं समझ में? तो एक बार देखो ऊपर वाले x को x मल्टीप्लाई x लिख सकता हूँ, और ये y को y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, 1 2 3 4 5, ये हो गया। नीचे x और y मल्टीप्लाई y। अब कॉमन देखो, एक कॉमन, दो कॉमन, यहाँ लिखा है और तो कोई है नहीं, x यहाँ बचा ही नहीं। इसमें 1 2 कॉमन थे, ये लिखा, तो ये अपना क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें फर्स्ट ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पी ऑफ एक्स। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है और अपने को ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में देखो पी ऑफ एक्स पे, मतलब एक्स पे देखना है कि एक्स पे ये जो पैराबोला है कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट कर रहा होगा उतने ही क्या होंगे? अपने जीरो होंगे। तो यहाँ 1 बार हो गया और ये 2 बार हो गया, मतलब जीरोज कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है। अगर y पे पूछता तो y पे देखो 1 बार कट कर रहा है, तो y के लिए p ऑफ y के लिए क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा, और p ऑफ x के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें अपना? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आर, और इनका ये ग्राफ बना के दिया है। ग्राफ के बाद पूछ रहा है क्या कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। तो पहले ग्राफ को देखो, ये ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ओनली वन सॉल्यूशन। क्या है? ओनली वन सॉल्यूशन।
वन सॉल्यूशन। अब वन सॉल्यूशन कब होता है, तो तुम बोलोगे सर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसमें होता है, इसी में होता है नो सॉल्यूशन का केस अपना, यही होता है ना यूनिक सॉल्यूशन का। और यूनिक सॉल्यूशन वाले में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो, वन सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन दिया होता तो समझ में आता, तो यहाँ ऑप्शन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में दिया हुआ है। एक ही चीज मैंने याद करने के लिए बोली है कि इनकंसिस्टेंट या चलो कंसिस्टेंट कब होगा, जरा एक बार देखो। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। या तो ये तीनों बराबर हो तब कंसिस्टेंट हो जाएगा एक रूल, या तो ये तीनों बराबर नहीं हो तब भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। या तो ये तीनों बराबर हो तब भी कंसिस्टेंट होगा, या तो ये तीनों नहीं बराबर हो तब भी कंसिस्टेंट होगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, बचा खुचा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट। अब कौन सा ऐसा इसमें से इक्वेशन है कि जिसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए। अब टू रियल डिस्टिंक्ट रूट के मतलब क्या है, तो समझो डी की वैल्यू क्या बोल रहा है कि जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो होगा डी की वैल्यू। इसको एक एक बार सबको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, और जिसकी वैल्यू डी की जिसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी वही होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट का यही केस होता है। तो एक रफ पेज लेके बताता हूं कि इन चारों को कैसे सॉल्व करोगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी तुमको बोला है कि ट्रिक का यूज करो, ट्रिक से जल्दी हो जाएगा। अब डी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो डी के लिए फॉर्मूला था डी इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4AC। ओके, अब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि तुम्हारी बी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर। क्योंकि जब मैं बड़े नंबर में से कोई भी छोटा नंबर माइनस करूंगा, जैसे 8 माइनस करूंगा, तो मुझे हमेशा पॉजिटिव का नंबर मिलेगा। अगर मैं छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, -2 नेगेटिव मिलेगा। और ये क्या है, तुम बोलोगे सर ये तो लेस देन जीरो है, और ये ग्रेटर देन जीरो है। मतलब मेरे केस में डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना। एक चीज हो गया, और दूसरा साइन देखेंगे कि साइन क्या है। चलो, अगर नहीं समझ में तुम्हें ये ट्रिक आ रही है तो मैं डायरेक्टली तुमको सॉल्व करके ही बताता हूं कि कैसे करोगे। चलो, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -5 है। तो यहां सॉल्व करूंगा, बी का स्केयर 1 -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5। जीरो इज इक्वल टू डी की वैल्यू फाइंड करना है, डी रखो, डी की वैल्यू फाइंड करना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20, और ये आ गया डी की वैल्यू 21। क्या ये जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है ना, मतलब हाँ, ये ऑप्शन अपना सही हो सकता है। इससे पहले दूसरा चेक करना पड़ेगा। दूसरे वाले में देखो, बी की वैल्यू दूसरे वाले के लिए चेक कर लेते हैं। बी का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर 9 हो गया, -4AC, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 1, कितना हो गया 9 -20, नहीं हो पाएगा ये। अगले में देखो, अगला क्या है, 9 का स्क्वायर 9 -4 मल्टीप्लाई 4 ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, 4 4 जा 16, 9 -16, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला चेक कर लो, ये तो पहले से नहीं होगा क्योंकि एक ऑप्शन अपना आ चुका है सही, तो हम कर देंगे ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां तुमको आंसर मिल गया वही आंसर हो गया। ये तो बस समझाने के लिए तुमको इतना करना पड़ रहा है मुझे कि एक एक करके दिखाना पड़ रहा है, ताकि तुमको ये पता लग पाए कि हाँ दूसरा कोई नहीं हो सकता। जैसे मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल गया था, तो मैंने फर्स्ट वाला को करेक्ट करके आगे बढ़ गया मैं। तो आ गया समझ में ये। करते हैं नंबर 5 अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, सेकेंड टर्म दिया हुआ है मतलब A2 दिया हुआ है 13, लिख लिया। एंड इट्स फिफ्थ टर्म A5 कितना है 25 है। देन इट्स सेवन टर्म, तो A7 क्या होगा, A7 सेवन टर्म इसका क्या होगा। चलो सॉल्व कैसे करोगे जरा देखो। सेकेंड टर्म के लिए
क्या लिख सकते हो आप, a प्लस डी लिखोगे और a प्लस डी की वैल्यू है 13। ऐसे ही a फिफ्थ टर्म को क्या बोलोगे, तो ये हो गया a प्लस 4d और फिफ्थ टर्म 25 दिया हुआ है। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई और दोनों में एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। ये हो गया a प्लस 4d इज इक्वल टू 25 एंड प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 13। माइनस माइनस माइनस, ये हो गया। यहाँ देखो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस प्लस कितना बच गया, ये 3d। 25 में से 13 माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 1 1 बचेगा, 3 1 जा 3 4 जा। d की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में मैं d की वैल्यू रखूंगा और a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहां रख लेता हूं मैं, क्या था ये 13 इज इक्वल टू, a की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू 4 है। दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा मैं, तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 13 माइनस 4। a की वैल्यू कितनी हो गई, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 9। a की वैल्यू मिल गई है, d की वैल्यू मिल गई है। a7 क्या होगा मेरा, a प्लस 6d होगा, फॉर्मूला याद होगा। a की वैल्यू कितनी हो गई, 9 प्लस 6 हो गया। d की वैल्यू कितनी है, 4 है। 9 प्लस 6 4 जा 24, ऐड करूंगा कितना आ गया, 33। ओके, तो कितनी हो गई मेरी, 7 टर्म क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करते हैं नंबर 6। नंबर 6 में देखो, अ लाइन सेगमेंट इज लेंथ ऑफ 10 यूनिट। एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है जिसकी टोटल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके एक पॉइंट में ए कर लेता हूं, दूसरे पॉइंट पे बी कर लेता हूं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड आर, एक एंड का कोऑर्डिनेट, सपोज इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -3 एंड द एब्सिसा ऑफ अदर एंड, और दूसरे एंड का एब्सिसा, जैसे ये हो गया 10, एब्सिसा 10 हो गया एंड द ऑर्डिनेट इज, ऑर्डिनेट नहीं पता है तो y। अब तुम बोलोगे ये क्या लिख दिया, तो यहां देखो x और y यही होता है। x वाले पार्ट को हम एब्सिसा बोलते हैं और y वाले पार्ट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो एब्सिसा दिया हुआ है मतलब x की वैल्यू 10 है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, और टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर नहीं, यूनिट दिया है, सेंटीमीटर में नहीं, तो यहाँ 10 यूनिट इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ 10, फॉर्मूला तुमको याद ही होगा, डायरेक्ट यहाँ कर लेता हूं मैं। ठीक है, x1 y1 x2 y2 क्या होता है, x2 माइनस x1, 10 में से 2 माइनस करूंगा तो 8 बचेगा और 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो ये हो गया y, यहां भी माइनस आएगा, इसके पास भी माइनस है, ये कर लो प्लस, ये हो गया इसका स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा, अंडर रूट को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाता है स्क्वायर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर मतलब 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 को दूसरी साइड ट्रांसफर कर लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64, और ये फॉर्मूले पर ओपन होगा आइडेंटिटी, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन कर लिया इसको, 100 में से 64 माइनस करूंगा मैं अब, तो ये कितना बच जाएगा अपना 36। ओके, आगे सॉल्व करता हूं, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 3 2 जा 6y हो गया। इस 36 को भी देखो 9 को भी इधर सेंड कर देता हूं मैं, भेज देता हूं, तो क्या बन गया अपना 36 माइनस 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y।
इसे सॉल्व करूंगा, माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 गया तो तो ये अपना क्या हो गया 27, 27 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 6y, 27 को भेज देता हूं इधर, ये हो गया y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करना है और बताना है कि y की वैल्यू क्या आएगी। मैं एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने से अच्छा है डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक हो। देखो यहाँ 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 27 के साथ होगा क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे 27 प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो कोई ऐसा नंबर होता है, तुम बोलोगे सर 9 3 होता है, 9 3 27 होता है, ठीक है। और 9 में से 3 माइनस कर लूं तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, मतलब 9 3 होता है। और 9 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये नंबर माइनस का होगा और ये नंबर प्लस का होगा। क्या इसका कोई कोफिशिएंट है, नहीं है, मैंने 1 लिखा था, तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ऐसे रहने दो और आपस में इनका साइन बदल दो। ये प्लस का था तो -9 हो गया, माइनस का था तो ये प्लस का कर दो, साइन बदल दो, आंसर आ गया सामने, आंसर आ गया सामने, ठीक है। आंसर -9 और 3 जीरोज आ गए इसके। है कोई ऑप्शन, माइनस का 9 होना चाहिए, प्लस का 3, ये तो प्लस का है 9 है, नहीं ये भी नहीं होगा, ये दोनों प्लस के हैं, माइनस का 9 प्लस का 3, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर को जरा 7 को ध्यान से समझिए। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हो गया एबीसी, ट्रायंगल यहां बना लेता हूं मैं एबीसी, इसका नाम दे लेता हूं मैं, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया ए बी सी, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट जो दिए हुए मैं लिख लेता हूं, ए का कोऑर्डिनेट है 2,1, बी का कोऑर्डिनेट है 6, -2 और सी के कोऑर्डिनेट है 8,9। आगे पूछ रहा है इफ एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी, एंगल देखो एडी क्या करता है, एंगल बाइसेक्ट करता है कहां, बीएसी को, तो यहां एक लाइन कर लो, ये ऐसे बाइसेक्ट हो गया, आई बात समझ में। डी मिट्स ऑन बीसी, डी मिट्स ऑन बीसी, तो यहां इसे कर लो, ये हो गया डी मिट, कहां मिट कर रहा है, बीसी पे एक लाइन डी आती है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यही बताना है। डी के कोऑर्डिनेट्स मैंने कर लिए एक्स और वाई होंगे, अब यही कोऑर्डिनेट बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना है। यहां हम क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या यूज करेंगे यहां हम, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करूंगा। अब क्या होता है, AC यहां से AB अपॉन AC, इसका जो रेशियो है, AB/AC का जो रेशियो है वो इक्वल होगा BD/DC के, किसके, BD/DC के इक्वल होगा। अब सुनो, ए का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, बी का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों की डिस्टेंस निकाल लूंगा जो कि आएगी 5, ओके। ऐसे ही ए का कोऑर्डिनेट पता है, सी का पता है, तो मैं AC के बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा जो कि आ जाएगा 10। तो यहां वैल्यू पुट करूंगा जब मैं, तो ये हो गया 5/10 इज इक्वल टू BD/DC, डिवाइड करूंगा इसे मैं 1 जा और ये 2 जा, तो ये हो गया 1:2 BD एंड DC, फ्रैक्शन में था तो रेशियो में लिख सकता हूं। तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ का रेशियो मिल गया, क्या रेशियो है, 1:2 में ये डिवाइड है, मतलब ये 1 है और ये 2 है, तो मुझे M1 मिल गया और M2 मिल गया, ओके। M1 मिल गया मुझे और M2 मिल गया, X1 Y1 पता है, X2 Y2 पता है और XY निकालना है। अब तो इजीली मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या होता है देखो, X और y दोनों को साथ में मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं, ये हो जाएगा x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा y2 m1
प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, वैल्यू पुट करता हूं मैं इनकी। वैल्यू देखो, जब वैल्यू पुट किया तो ये हो गया अपना, क्या हो जाएगा 6, यहां देखो x1 y1 x2 y2 और ये हो गया m1 m2। x2 कितना है 8 है तो यहां रखूंगा 8 मल्टीप्लाई में m1 कितना है 1 प्लस x1 कितना है 6 मल्टीप्लाई m2 कितना है, m2 है मेरा 2 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1 ये तो हो गया 3 कॉमा y2 कितना है, y2 है 9 मल्टीप्लाई m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई में y1 कितना है, y1 है -2 यहाँ हो गया -2 और ये हो गया 3। ओके, सॉल्व करूंगा 8 1 जा 8 हो जाएगा प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा अपॉन में 3 हो गया। इसे सॉल्व करता हूं 9 1 जा 9 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 4 अपॉन में क्या हो गया 3। जरा इसे सॉल्व करता हूं मैं तो ये हो गया 20 अपॉन 3 कॉमा ये हो गया 5 अपॉन 3। कोऑर्डिनेट्स मिल गए x एंड y, यही पूछ रहा था डी का कोऑर्डिनेट। तो ये अपना हो गया पूरा सॉल्यूशन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लेना है, समझना भी है इसको, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल AED, AED ये ट्रायंगल है AED, बोल रहा है सिमिलर टू ABC, ABC यानी ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। बड़े वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। देन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो तुम्हें पता है मैं लिख सकता हूं AE अपॉन AE अपॉन AE अपॉन ED, नहीं AE अपॉन क्या लिखूंगा मैं, AE अपॉन क्या हो जाएगा AB, AB और ED अपॉन क्या हो जाएगा BC। देखो नहीं समझ में आया, यहां ध्यान दो, ये जो ए लिया है ए अपॉन क्या हो गया ए बी हो गया, सिमिलर है तो। ऐसे ईडी पूछ रहा था तो ईडी क्या होगा, ईडी अपॉन बीसी होगा। इतना क्लियर है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 12, यहां रखा 12। ए बी कितना होगा 16 प्लस 14 जो कि हो जाएगा 30 इज इक्वल टू ईडी पूछ रहा है, ईडी पूछ रहा है और बीसी कितना हो जाएगा 14। इसे सॉल्व करूंगा, जब इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ईडी की वैल्यू आती है 5.6। ईडी की वैल्यू क्या आती है 5.6। ओके 5.6। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, ये यहां से ही लिख लिया है मैंने, टेंशन नहीं लेना है। करते हैं नंबर 9। नंबर 9 में क्या है, इन द गिवन फिगर P is 26 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, P is 26, ये दिया हुआ है 26। ओके, आगे बोल रहा है ऑफ अ सर्कल एंड द टेंजेंट द लेंथ ऑफ PT द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर है। देन द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल यहां से इसको ऐसे जोड़ लूंगा तो कितना होगा ये बताना है। अब ध्यान दो, यहां एंगल 90 का बनता है, मतलब मेरे लिए ये कौन है हाइपोटेनियस है, ये कौन हो जाएगा मेरे लिए परपेंडिकुलर बोल लो या बेस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करता हूं मैं, बेस हो गया और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। क्या लगाऊंगा यहां में, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा जो कि होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना हो गया मेरा 26, 26 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है मेरा पता ही नहीं है, फाइंड करना है। बेस कितना है 24, तो 24 का हो गया स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। ओके, ये हो गया पी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ट्रांसफर करूंगा दूसरी साइड तो ये हो जाएगा 676 माइनस 576 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर।
100 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, और स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा तो अंडर रूट होगा, अंडर रूट में 100 ये हो गया पी, और पी की वैल्यू कितनी आ गई 10, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी। ठीक है, मैंने क्या कि एक सर्कल है जी, सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट हो गया जिसका नाम है पी, यहां से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, whose distance from the center of circle is 25, सर्कल के सेंटर के पास इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बोला है 25 है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस है कितना है 7 है, और यहाँ एंगल कितने का बनता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाली साइड पूछ रहा है, और इस साइड को देखो यहाँ एंगल 90 का है, मतलब ये सामने वाली साइड कौन होगी हाइपोटेनियस होगी, इसको आप क्या कर लो परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, बेस फाइंड करना है, क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। अब बेस के लिए मैंने बताया है कि माइनस करते हैं, देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना है 25, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, पी की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, माइनस करूंगा कितना बचेगा 576, और ये बी का स्क्वायर था इधर करूंगा ये अंडर रूट में हो जाएगा बी, और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का, तो बेस कितना आ गया मेरा 24 आ गया, 24 ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। करते हैं अगला क्वेश्चन अब हम ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर 11 क्या है, cosec थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में नेक्स्ट sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने हमेशा बोला कि साइन cos को नो चेंज, बाकी जो दिखता है उसको रेसिप्रोकल में उसके कर लो, तो cosec को क्या बोलूंगा मैं 1 अपॉन साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल, माइनस साइन थीटा है साइन थीटा लिख दिया, ब्रैकेट है जी ब्रैकेट किया क्लोज, ऐसे ही सेक को क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का है, और ये हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट किया क्लोज, और 10 को क्या लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसका हो गया कॉट का हो गया। अब इन्हीं को सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से एलसीएम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, माइनस साइन का साइन में होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया साइन थीटा। ओके, ये तो हो गया, इसको सॉल्व करूंगा अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 का 1 में होगा 1, कॉस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया सॉल्व। वापस इसे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब बताओ यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आइडेंटिटी है, तो बोलोगे सर ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया साइन थीटा एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई सॉरी, इसे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 लिख लिया, ये हो गया अपना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में कट भी सकती है। अब देखो कॉस थीटा ऊपर कितनी 2 बार है, ये देखो कैंसिल हुआ 1 बार 2 बार से, ओके, साइन थीटा 2 बार है, ये कैंसिल हुआ इससे और इससे, सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा क्या लास्ट में मेरे पास 1, 1 क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है, साइन 45 cos 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 क्या होता है मुझे एक बार बताओ 1/√2 होता है, प्लस cos 45 कितना होता है 1/√2, डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, 1 + 1 अपॉन में हो गया √2, और ये हो गया 2/√2, है कोई ऑप्शन
है कोई ऑप्शन? देखो तो एक बार। अब ऑप्शन नहीं है तो क्या करो, इसे फटाफट रेशनलाइज करो, क्योंकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अंडर रूट की वैल्यू हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट का 2 अपॉन में अंडर रूट 2। सॉल्व करेंगे 2 अंडर रूट 2 और ये हो गया 2 2 जा 4 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये हो गया कैंसिल, क्या बच गया अंडर रूट में 2। अंडर रूट 2 है, यस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नंबर 13 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर्स एंड हाई h अपॉन रूट 3 मीटर्स लॉन्ग। की बोल रहा है एक वॉल है, एक ये इस तरह से समझ लो, ठीक है। इसकी हाइट क्या है, h है, और इसका जो शेडो नीचे आता है इस तरीके से, ये जो शेडो आता है इसकी हाइट दी हुई है h अपॉन अंडर रूट 3। तो हमें बताना है अगर यहाँ कहीं सन था इस तरीके से तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, मतलब थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है अपना P फोर परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है B फोर बेस होता है, और P और B दोनों आते किस में? तुम बोलोगे सर टेन में आते हैं, तो मैं लूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। P की वैल्यू हो गई H अपॉन में B की वैल्यू हो गई H अपॉन में अंडर रूट 3। इसे सॉल्व करता हूं, ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू H अपॉन में यहाँ 1 रख लेता हूं और ये वैल्यू रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 अपॉन H। H से H हो जाएगा बेटा कैंसिल, यहाँ बचता है टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब बताओ ये रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 10 में? तो आप बोलोगे सर 1060 की होती है, तो यहां मैं लिखूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1060 डिग्री, और 10 से 10 कैंसिल और थीटा की वैल्यू हो जाती है क्या 60 डिग्री। ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 14 क्या बोल रहा है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेंट एंगल 60। मतलब रेडियस दे दिया अपने को 21, एंगल की वैल्यू मतलब थीटा हो गया 60 डिग्री। आगे का बोल रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा फाउंड बाय द आर्क। तो ये एरिया पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जिस आर्क से बना है, एंगल दिया हुआ है और रेडियस दे दिया है। कैसे फाइंड करोगे? फॉर्मूला होता है एरिया का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्या रखना है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 21, दो बार लिखूंगा स्क्वायर है तो 7 1 जा 7 3 जा, ये हो गया डिवाइड, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, ये भी हो जाएगा। फिर डिवाइड करूंगा, ये होगा 2 3 जा 2 से करूंगा 11 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 11 में मल्टीप्लाई करना है 21 का, 11 में मल्टीप्लाई करना है 21 का, 11 में 21 का मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 231। क्या हो जाएगा 231। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर बिल्कुल। ओके, करते हैं नंबर 15 अब हम। नेक्स्ट है नंबर 15, बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। कि एरिया ऑफ सेक्टर एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल है पी, उसका रेडियस कितना है आर, रेडियस की वैल्यू है आर। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। जरा वैल्यू पुट करता हूं इसकी, थीटा की वैल्यू बोला है पी रख लो, पी रख लिया मैंने, ये हो गया जी 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है तो पाई रहने दो, आर की वैल्यू बोल रहा है कैपिटल आर रखो, ये हो गया आंसर। क्या ये है ऑप्शन में कहीं? ऑप्शन में तो कहीं भी नहीं है, यहाँ 2 है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है ना। तब इस केस में क्या करना है ऐसे में? तो आप क्या करो, मल्टीप्लाइड बाई 2 करो एंड डिवाइड बाई 2 करो। ओके, मतलब 2 अपॉन 2 बोल रहा हूं मैं, तो 2 कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि मल्टीप्लाई भी 2 से कर रहा हूं और डिवाइड भी 2 से कर दे रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो जब इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन 2 से, तो ये हो गया 2p
अपॉन इसमें मल्टीप्लाई होगा 36 टू जा 72 होता है 72 और ये हो गया मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर हो जाएगा। इसी को मैं और लिख सकता हूं पी 720 मल्टीप्लाई में इस 2 को इनके साथ 2 पाई आर का स्क्वायर 2 पाई का आर का स्क्वायर। ओके, अब है कोई ऑप्शन पी अपॉन नहीं, पी अपॉन 180 नहीं, पी अपॉन 180 नहीं, पी अपॉन 720 ठीक है, 2 पाई आर का स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, मैंने 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई किया है पूरे में। आ गया समझ में? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम निकला एक बार क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अ डाइस इज थ्रो वंस, एक डाइस है जिसको एक बार फेंका जाता है। कितने नंबर होते हैं उसमें? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे नंबर होते हैं। अब बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी। तो ओड कितने हैं? 1 2 और 3, यही 3 है, मतलब टोटल कितने थे? 6। और ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3। सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आया समझ में? करते हैं नंबर 17 अब हम। क्वेश्चन नंबर है 17, टू डाइस आर रोल टुगेदर, दो डाइस को एक साथ रोल किया जाता है तो एक डाइस पे कितने नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये तो नंबर हो गए। और दो डाइस है तो ठीक है, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा अपना? टोटल आउटकम हो जाएगा 36, दोनों का मिला के 6 ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ग्रेटर देन 10, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जैसे एक डाइस को मैंने इधर फेंका और एक डाइस को इधर मैंने फेंका, तो दोनों पे जो नंबर आएंगे उनको प्लस करने के बाद क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए 10 से। ऐसे कौन कितने नंबर आ सकते हैं, यही हमसे क्या है पूछ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई देखो, हो सकता है पहले पे 5 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया, तो एक केस बनता है। हो सकता है कि पहले वाले पे 6 आ गया, दूसरे वाले पे 5 आ गया, 2 केस। हो सकता है कि दोनों पे 6 और 6 आ गया, 3 केस। और इन तीनों के अलावा और कोई केस हो सकता है क्या? तो नहीं। तो टोटल आउटकम कितने हो गए मेरे? 3 हो गए। टोटल आउटकम हो गए 3। तो 3/36, इसे जरा सॉल्व करूंगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12, 1/12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अपना हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर। ऐसे ही करते हैं अब नंबर 18 वाला क्वेश्चन। नंबर 18 बेटा बोल रहा है इफ द मोड ऑफ द डेटा, ये जो डेटा दिया हुआ है ध्यान से देखना, इसमें एक अननोन वैल्यू है x, इसका मोड क्या है? 43, इसका मोड क्या है? 43। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 43 क्या होगा? x प्लस 43 क्या होगा? तो सबसे पहले मोड क्या होता है? मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, सबसे ज्यादा बार कोई नंबर आया हो, वही अपना मोड होता है। ठीक है, तो मोड कितना है? 43 है। ओके, तो यहां लिखूंगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 43 हो जाएगी। तो यहां लिखा मैंने 43 और पूछ रहा है कि ये +3 तो कितना हो गया? 46। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी भी दिख ही रहा है सामने ही, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 43, क्योंकि x ही क्या होगा? अपना मोड होगा, यहाँ मोड होगा और मोड की वैल्यू दी हुई है। ओके, अब देखते हैं हम असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, जो कि नंबर 19 और 20 हमने पढ़ा था कि अपने क्या होने वाले हैं? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। यहां बोल रहे हैं अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फिगर में दिया हुआ है, इस इज माउंटेन ऑन अ सॉलिड कोन। अब ये सॉलिड कोन है, इसके ऊपर रखा हुआ है। क्या है इसका? तो ये दिया हुआ है 6, हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। देन द वॉल्यूम कंबाइंड, अगर दोनों का मैं वॉल्यूम निकालता हूं तो आएगा 1737, ये इसका आंसर आएगा अगर इसका मैं क्या है? वॉल्यूम फाइंड करता हूं तो देखो, अब वॉल्यूम फाइंड करूंगा तो सही है, इतना ही आएगा। मतलब मेरे केस में मेरा असर्शन क्या है? ट्रू है। असर्शन क्या है? ट्रू है। आई बात समझ में? अब अगर इसका मैं वॉल्यूम निकालने बैठूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू, पहले तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगा जो कि होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा।
प्लस इसमें इसका कौन है, कौन का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला यूज करूंगा और मेरा आंसर निकल जाएगा। रीजन देखते हैं इसका, इन्होंने रीजन क्या दिया है, उसके बाद देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, रीजन में बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज। ठीक है, वॉल्यूम किसे निकलेगा, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल सही बात है जी, इसी से निकल जाएगा, है ना। आगे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ठीक दिया इसने। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात कहां से आ गई जब निकालना वॉल्यूम था तो। और फॉर्मूला क्या दिया है, 1/3 पाई स्क्वायर वेज। मतलब फॉर्मूला तो दिया है वॉल्यूम का और बोल इसे क्या रहा है, सरफेस एरिया बोल रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला देख के, फॉर्मूला तो ठीक दिया है वॉल्यूम का जो मैंने यहां लिखा भी है, पर क्या बोल रहा है कि ये सरफेस एरिया का है। तो असर्शन अपना क्या हो जाता है, फॉल्स। असर्शन क्या हो जाता है अपना, फॉल्स। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ एयर, बोथ वाला तो है ही नहीं, इसमें भी बोथ है, बोथ ट्रू है, होगा ही नहीं। सी ए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यस, बिल्कुल सही, अपना ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। करते हैं नंबर 20 अब हम ऐसे ही। नेक्स्ट 20 असर्शन बोल रहा है लेट द पॉजिटिव नंबर ए बी सी, पॉजिटिव नंबर ले लिया इन एपी, एपी में, देन 1/BC 1/AC 1/AB आर अल्सो इन एपी। बिल्कुल सही बात है, अगर ये एक एपी में होंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। असर्शन क्या हो गया अपना, ट्रू हो गया। रीजन क्या बोल रहा है, इफ इच टर्म, मतलब एक टर्म, कोई भी एपी का एक टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय एबीसी, अगर उसको मैं एबीसी से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट भी मेरा क्या मिलेगा, एपी ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, तो रीजन भी क्या हो गया, ट्रू। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू, सही बात है जी। और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका अपना सही जवाब। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम ऐसे ही। अब हम करने वाले हैं सेक्शन बी, अब हम करने वाले हैं सेक्शन बी। यहां तक हमने सेक्शन ए को पूरा खत्म कर लिया, अपने 20 मार्क्स पक्के कर लिए, और अब हम करने वाले हैं अपने सेक्शन बी। क्या है, दिस सेक्शन हैज 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। मतलब 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होगा, 2 मार्क्स के लिए होगा। आ जाओ देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इसका। नंबर 21 से स्टार्ट होता है, इंस्ट्रक्शन पार्ट में भी मैंने बताया था। क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर। एक रफ पेज लेता हूं और अच्छे से तुमको समझाता हूं मैं। बोला है कि दो नंबर और दोनों का स्क्वायर करना है, उसका डिफरेंस कितना आता है, 45। लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने बोला x है, एंड द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर अगर y है। ठीक है, तो x और y का डिफरेंस कितना आएगा जी, 45 आएगा, 45 आएगा। कब, जब मैं इनका करूंगा स्क्वायर, जब मैं करूंगा इनका स्क्वायर। बोला ना द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर टू नंबर, तो पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर y हो गया, और दोनों का जब स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलता है 45। इसको बोलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बात समझ में, आगे बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स, कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, जैसे मैंने बोला कि x एक नंबर था, x का 4 टाइम्स कौन है, स्मॉलर नंबर y, कब, उसके स्क्वायर के बराबर। ओके, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4x हो गया। तो ये एक इक्वेशन हुई अपनी, और ये हुई अपनी दूसरी इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, y स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो ये मुझे मिलता है x स्क्वायर माइनस 4x, और ये हो गया 45, ट्रांसफर इस साइड कर लूंगा, ये हो गया -45 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है और अपने को x की वैल्यू बतानी है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करूंगा, x स्क्वायर। अब देखो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बोलोगे सर -45, कुछ नहीं है तो 1 रख के क्रॉस यहां मल्टीप्लाई करूंगा, और सम कितना आना चाहिए, सम बीच वाला नंबर जो कि -4 है। क्या ऐसे कोई दो नंबर हैं, तो तुम बोलोगे सर 9 कितना होता है, 9 के डबल में आता है
9 5 जा 45 आता है, 9 5 जा 45 आता है। और अगर मैं 9 में से 5 माइनस कर लूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस का 4 मिलना चाहिए। तो मैं इस प्लस करूंगा और इस नंबर को माइनस करूंगा ताकि बड़े नंबर का साइन मिल जाएगा। तो यहां भी माइनस, ये भी माइनस। अब यहां मैं x रखूंगा और x, ठीक है। मतलब -4x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, ये दोनों लिखने हैं वर्ड, ठीक है। तो यहां लिखा मैंने -9x प्लस का 5x माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट को एक साथ रखूंगा और फटाफट कॉमन कर लूंगा मैं। यहां से कॉमन करूंगा तो ये हो गया x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन हुआ तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड किया है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। दोनों को साथ लिखूंगा मैं तो ये x प्लस 5 और ये हो गया x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अलग अलग सॉल्व करूंगा, x प्लस 5 एक बार होगा 0 के इक्वल और x माइनस 9 होगा एक बार 0 के इक्वल। यहां से सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 और यहां सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू हो गई +9। तो माइनस वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो पहला नंबर क्या हो गया अपना x की वैल्यू क्या हुई 9। ये देखो यहां लिखा था ना हमने, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9 होगी। और दूसरा नंबर पूछ रहा है तो दूसरे नंबर के लिए इक्वेशन 2 में रख दूंगा। इक्वेशन तो मैं यहां लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। डायरेक्ट लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ ये हो गया 4 9 जा 36 हो जाएगा 36 और ये हो गया y का स्क्वायर, स्क्वायर को यहां ट्रांसफर करूंगा तो y की वैल्यू मिलती है अंडर रूट में 36 और y की जो वैल्यू है वो हो सकती है प्लस माइनस 6। तो y की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई और ये हो गया अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। और इतना कर दिया तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे और एक भी नंबर तुम्हारे कटने वाले नहीं है। आई बात समझ में? करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब हम चलो क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। इन द फिगर ओडीसी, ओडीसी ये ट्रायंगल हो गया सिमिलर टू ओबीए, ओबीए मतलब इसके क्या है सिमिलर है। बीओसी इज इक्वल टू 125 एंड सीओडी इज इक्वल टू सीडीओ इज इक्वल टू 70। देन फाइंड डीओसी, डीसीओ एंड ओएबी। अब देखो कैसे करोगे, जरा यहां देखो ये एंगल अगर पूरा कंप्लीट होता इस तरीके से तो कितने का होता, ये 180 का होता है ना, लीनियर पेयर एंगल हो जाता। मतलब एंगल डीसीओ, यहां लिखो एंगल डीसीओ प्लस ये एंगल ये 125 वाला 125 मिलके क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बोलोगे सर लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो ये एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 55 हमें आंसर मिल जाएगा। पहला हो गया, डी सी ओ पूछा था, डी अच्छा डी ओ सी है, डी ओ सी, डी ओ सी लिखना है, डी ओ सी करेक्ट करो इसको, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, ये हो गया ना डी ओ सी, डी ओ सी, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हो रहा था तो डी ओ सी मिल गया। आगे हम क्या करते हैं, अब जरा देखो एक बार। अब अगर यहां देखो एंगल डी पता है, ये वाला एंगल पता है और ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो आप कह सकते हो कि सर ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। तो यहां लिखूंगा एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी किसमें लग रहा है, तो यहां देखो आप बोलोगे सर यहां लिखो एंगल डी सी ओ, डी सी ओ ये वाला एंगल हो गया प्लस सी ओ डी, सी ओ डी प्लस ओ डी सी, एंगल ओ डी सी कितना होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए। एंगल डी की वैल्यू दी हुई है, एंगल डी यहां लिख लो, ये 70 हो गया। एंगल ओ अभी हम फाइंड करके आ रहे हैं, ये वाला
ये एंगल कितना हो गया अपना 55 प्लस प्लस एंगल DCO, CA फाइंड करना है हमें, DCO ये फाइंड करना है और इज इक्वल टू कितना हो गया 180 हो गया। एंगल DCO प्लस जरा दोनों को ऐड करूंगा कितना हो गया 125 125 हो जाएगा, 7 5 12 120 और ये 25 हो गया इज इक्वल टू 180। ट्रांसफर करूंगा इसे मैं तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 तो एंगल 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 DCO कितना हो गया, ये भी हो जाएगा 55। आई बात समझ में, ये वाला एंगल भी हो गया 55। कैसे किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया है, ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है, ये लीनियर पेयर से निकाल लिया था, इतना आ गया समझ में। एक एंगल बच रहा है QAB, ये वाला एंगल कितना होगा, अब ये कह देखो कैसे निकालेंगे बताता हूं तुमको, सुनो। अब यहां जो ये इस तरीके से जो लाइन बनी हुई है, ये वाला एंगल हमने कितना निकाला है 55, ये A, यहां लिखा है B और यहां है O, ठीक है, ये हो गया D और ये हो गया C। क्लियर है इतना। अगर ये 55 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी क्या होना चाहिए हमारा 55 होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। यहाँ का एंगल ये इस तरह से जो लाइन लगी हुई है, ये इस तरीके से, ये एंगल हमने कितना निकाला है 55, ये भी हमने 55 निकाला। अब जरा ध्यान से देखो तो ये इस तरीके से आ रहा है, क्या ये जेड बन रहा है, तो यहाँ वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा इस तरीके से। फिगर में यहाँ देखो, फिगर में इस तरीके से आया, यहाँ आया और इस तरीके से घूम गया, तो ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब एंगल सी जो है एंगल ए के बराबर होगा, और एंगल सी अगर 55 का है तो एंगल ए भी क्या होगा 55 का होगा। क्यों, तो आप बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी से। उम्मीद आया समझ में, आ गया पूरा समझ में कैसे सॉल्व करोगे। तो करते हैं इसका अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 में क्या बोल रहा है, इन द फिगर ABC, ABC ये हो गया अपना A, ये हो गया B और ये हो गया C, ये दिया हुआ है। इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जिसके अंदर क्या है एक सर्कल है, जिसका ये पॉइंट Q है, ये P दिया हुआ है और ये R दिया हुआ है। क्लियर है। इसके बोलो फाइंड द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ पता करना है, B से लेके C की लेंथ कितनी होगी। तो BC की लेंथ कितनी होगी, BC की लेंथ जो होने वाली है BP प्लस PC के इक्वल होगी। अब जरा देखो, अब यहां करोगे क्या, अब जो है BR इज इक्वल टू BP होगा, तुम बोलोगे सर BR इज इक्वल टू BP होना चाहिए, क्यों, तो तुम बोलो कि सर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी से क्या है टेंजेंट है, अगर ये 3 है तो ये भी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर होगा। ओके, ऐसे ही ए आर इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से क्या है टेंजेंट है। इतना क्लियर हो गया। अगर ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ए क्यू 4 है, अगर बोला है कि AC की टोटल लेंथ AC इज इक्वल टू 11 है, ठीक है, AC 11 है, और AC बनी कैसे है, अगर ये टोटल यहां से लेके यहां तक 11 है और AQ अकेला 4 है तो ये कितना होगा, कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। QC कितना हो गया, QC कितना हो गया 7 हो जाएगा। अगर QC 7 है तो ये भी लाइन क्या होगी 7 की होगी। क्यों 7 की होगी, तो तुम बोलोगे CP इज इक्वल टू CQ, क्या हो जाएगा CP इज इक्वल टू CQ, क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। ओके, अब BC मुझे फाइंड करना था, BC मुझे फाइंड करना था, तो BP की वैल्यू कितनी है 3 आ गई, प्लस PC कितना है
7 है, BC कितना हो गया 10 और ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आई बात समझ में कैसे किया है? आ गया ना समझ में? अब करते हैं नंबर 24। 24 क्या बोल रहा है? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, देन प्रूव दैट कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस पावर 4 एक्स इज इक्वल टू भी 1 होगा। इसको मैं रफ पेज में समझाता हूं, वरना दिमाग के ऊपर से चला जाएगा तुम्हारे ये। यहाँ ले लिया मैंने एक रफ पेज और अब इस रफ पेज पे करके बताता हूं कि कैसे करोगे। जरा देखो, ये जो साइन एक्स है, साइन, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना। इसे मैं क्या कर लेता हूं, सॉल्व करता हूं जरा। एक बार देखो क्या करूं, प्रूफ हमें ये करना है ना। इसे भी एक बार चेंज कर लेता हूं, चेंज करके बताता हूं। अगर इस साइन को मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो ये होता है साइन एक्स, प्लस का था इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और यहां इसे लिख सकता हूं मैं साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। आइडेंटिटी यूज की है, इसे कर लो इक्वेशन नंबर 1। यहां से जो प्रूव करना है मैंने लिया एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड में यूज करता हूं। ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस cos पावर 4x, यही दिया हुआ था। इसे मैं लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं, प्लस इसे क्या लिखूंगा मैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये पावर इसके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आई समझ में आपके? अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ आपने लिखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स। तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन एक्स। ओके, इतनी बात क्लियर है? ये वैल्यू फाइंड की यहां से, और ऐसे ही प्लस ये भी क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे ये आ जाएगा सर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर हुआ? इतना तो समझ में आया ना। और यहां देखो मैंने लिखा है, इसको कर लो इक्वेशन 1 और इसको कर लो 2। यहां देखो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या फाइंड किया हमने, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है, क्या होता है इसका आंसर 1। देखो क्या किया है, पहले तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दिया था, इसको ट्रांसफर किया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, पता लग गया इक्वेशन 1। और ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। आई बात समझ में? यहां लिख लिया मैंने। इसके बाद इसे सोल्व किया कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर का पावर 2। 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन एक्स लिखा। इसका भी साइन एक्स, साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स क्या होता है, तुम बोलोगे सर कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही लिखा है, और यहां लग गई है आइडेंटिटी, और ये हो गया है अपना फुल एंड फाइनल आंसर आर एच एस। हो गया आर एच एस। आई समझ में बात? करते हैं अगला क्वेश्चन अब हम। ऐसे ही ऑप्शन था कि 24 का पार्ट ए करो या पार्ट बी करो। पार्ट बी में देखो क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट साइन 10 स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये कोई आइडेंटिटी है या नहीं है, ये प्रूफ करके बताना है। तो देखो मैं क्या करता हूं इसको प्रूफ करने के लिए, थीटा इज इक्वल टू 45 ले लेता हूं, आप चाहे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहां से मैंने लिया एल एच एस। ठीक है, और यहां लिख लेता हूं जी आर एच एस। दोनों आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। 10 स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, यहां हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तुम बोलोगे सर 1 बाई रूट 2 होती है, और ये हो इसकी वैल्यू हो गई। ऐसी कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई रूट 2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे सोल्व करूंगा 1 बाई रूट 2 होगा। 1 रख के ये वाले मेथड से एलसीएम ले लूंगा, तो ये रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 में 1 में होगा रूट 2, और ये हो गया प्लस 1 अपॉन में 1 आ गया। राइट हैंड साइड क्या है मेरा, 1 अपॉन 2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं।
तो मैंने देखा कि मेरा LHS इक्वल नहीं आया RHS के, मतलब ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। नो इट्स नॉट अ आइडेंटिटी। आया समझ में? 45 लेने पे थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है 4 cows are seated at a 4 corners of a square field। मतलब ये एक स्केयर फील्ड है, समझो ये एक स्केयर फील्ड है। इसमें क्या है, 4 काउज है और हर एक एक कॉर्नर पे है वो 4 कॉर्नर्स। यहाँ एक एक कॉर्नर पे हो गई, ये एक कॉर्नर पे हो गई, ये एक कॉर्नर पे और यहाँ एक कॉर्नर पे, ठीक है, एंगल 90 का ही होगा। तो मुझे थीटा मिल गया कि थीटा मतलब एंगल 90 है। साइड 50 है, मतलब देखा जाए तो रेडियस मिल गई मुझे 50, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो कितना मैक्सिमम घास खा सकते हैं। तो यहां से एक इस तरह से खा लेगी, एक इस तरह से कुछ हो जाएगा और दूसरे इस तरीके से खाएगी और तीसरी इस तरीके से कुछ खाएगी, ये ऐड हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब कितना एरिया बच जाएगा वही हमें क्या कर रहा है, बताना है। तो देखो एरिया जो रिमेनिंग वाला है, अब शेडेड एरिया ये कितने पार्ट का हो जाएगा, ये कितना खाएंगी, ये वाला एरिया मुझे बताना है, ये एरिया कितना ये खा लेंगी। तो मैं यहां लिखूंगा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ स्केयर, एरिया ऑफ स्केयर में से मुझे माइनस करना पड़ेगा कौन सा पार्ट, ये 1 2 3 4 कितने हो गए 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 50 की है, तो 50 मल्टीप्लाई 50 माइनस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2500 माइनस 4 मल्टीप्लाई एंगल 90 का अपॉन में 360 मल्टीप्लाई है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू पूरी यहां तक कितनी थी 50 थी, बट रेडियस यहीं तक मैं ले रहा हूं आधा ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 25, रेडियस कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25, टोटल 50 है ना, यहाँ हाफ ही तो काउंट कर रहा हूं मैं यहीं तक, तो 25 इसे सॉल्व करूंगा मैं तो ये हो गया 2500 माइनस, इसे जब कंप्लीट सॉल्व करता हूं मैं तो ये आता है 196.25 और जब फाइनली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एरिया आता है 537.5। ओके, तो ये हो गया 2500 में से मैं माइनस करूंगा 196 पॉइंट, यहाँ नहीं पॉइंट यहाँ है 196.2.5, तो आंसर आता है 537.5, ये हो जाता है मेरा करेक्ट आंसर। देखते हैं इसका ऑप्शन बी वाला क्या है, दो था, इसमें बोल रहा है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन द एंगल 30 का है, फाइंड द एरिया, तब एरिया बताना है कितना है। चलो रफ पेज लेके बताता हूँ इसको भी। देखो एंगल कितने का दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करता हूं 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई रेडियस की 22 अपॉन 7 और रेडियस कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई में 4, इसे सॉल्व करूंगा 3 1 जा और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7 3 जा 21, सॉल्व करूंगा इसे मैं तो ये होगा 8 4 2 जा 8 और ये हो गया 8 अपॉन 21, इसे आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। तो यहां तक हमने क्या कर लिया, अपना सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है सेक्शन सी की। तो अब क्या करना है, सेक्शन सी देख लो, ऐसे ही आप क्या करोगे नंबर 26 27 28 सेक्शन सी भी सारा क्लियर करोगे, ठीक है। अच्छे से इसका देख के स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या है, देखो सेक्शन सी के कुछ और क्वेश्चन 29 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करना है। आगे फिर ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला करोगे। इसके बाद बारी आती है ये करने के बाद सेक्शन डी की। सेक्शन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके भी देख लो सेक्शन डी में क्या करोगे। यहां से शुरू होता है आपका सेक्शन डी।
सेक्शन डी शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 32 से। सॉल्व करोगे, 100% ये आने वाले क्वेश्चन है, पेपर में करके ही जाना है। देखो एक बार फटाफट, ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे, इसका फिगर है, फिगर ये दिया हुआ है, फटाफट इसे भी सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद 35 पे आओगे, 35 के बाद अपना सेक्शन ई वाला पार्ट जो है क्लियर करोगे। फटाफट सारे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखो, इसके क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन हो गया 37, यहां तक फिर शुरू होता है अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है 38, और ये हो गया 38 का फिगर। तो यहां तक हमने पूरा का पूरा अपना 80 मार्क्स कंप्लीट कर लिया।